नमस्ते। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो चुका है। कल सेनेट इलेक्शंस का उनका रिजल्ट आया है। सेनेट मतलब हमारा जैसे राज्यसभा होता है, पर उनकी सेनेट अमेरिकन सेनेट की तरह होती है। अगर सेनेट में जो पीटीआई है, इमरान खान की गवर्नमेंट, वो माइनॉरिटी में वो हार चुकी है और जितने भी पाकिस्तान के बिल पास होते हैं सब सेनेट से पास होते हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी वो जीत चुके हैं और वो पहले वो पीडीएम के तरफ से जीते हैं और वो पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अभी पाकिस्तान की जो इमरान की गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में आ चुकी है। और सबसे बड़ी एक जो बात है वो है जो हारे हैं हफीज शेख, वो अभी इमरान खान के गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो अमेरिकन है। तो ये चाइनीज लॉबी है जो इनको हराने की कोशिश कर रही है। तो आप वीडियो देखें, उसके बाद मैं इसकी विश्लेषण करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप सुन सकते हैं। आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का अंदरूनी मामला पता चलेगा। मार दिया था उसके सबसे करीबी दोस्त ब्रूटस ने। सेनेट का इजलास था। सेनेट के इजलास में, जिसको आइड्स ऑफ मार्च कहते हैं ना, वो 15 मार्च, अगर आप इसके हिसाब से देखें जो रोमन कैलेंडर है, तो आइड्स ऑफ मार्च में सेनेट के अंदर ही उसके करीब तरीब लोगों ने मार दिया था। ठीक। और इनके लोगों के थ्रू, ये जो मैंने एक दफा बात की थी ना कि सिक्योरिटी के इश्यूज चल रहे हैं, वो सिक्योरिटी इश्यूज सामने नहीं हम ला रहे इस वक्त। इसलिए उसकी ना हम डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि आसपास की दुनिया बहुत अलर्ट है इसमें। लेकिन मैंने कई दफा इनसे कहा ना कि अब जाएं गवादर। क्या वजह थी उसकी? मैं तो गवादर मछलियां पकड़ने के लिए कह रहा था। मैं कोई वजह थी जो मैं इनसे कह रहा था गवादर जाएं, गवादर जाएं, गवादर, खुदा का गवादर का दौरा करें। लेकिन कहीं से इनको कहा गया कि नहीं जाए, कहीं से इनको कहा गया कि नहीं जाए, और मुल्क से अंदर नहीं, बाहर से कहा गया। फिर वो रजाक दाऊद बैठे हैं जिन्हें चीनियों से फड्डा लिया हुआ है। और बात यह है कि फिर ये 2 अरब मुल्क कौन से थे, वो दोनों से पूछा, उसके बाद वो बात रुकी। जब मैं वापस आया, मैं सख्ती से उस प्रोग्राम में कहा कि ना कहें अब बात, क्योंकि ये इनको कोई खुदा जाने कौन को मिसगाइड कर रहा है। वैसे ही हमारे लिए सऊदी अरब, वैसे ही हमारे लिए तुर्की, वैसे ही हमारे लिए कतर, वैसे ही तमाम बशमूल भारत के साथ भी अमन जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि कश्मीर के ऊपर जो कुछ हुआ, अच्छा अब हुआ ये कि अब चूंकि ये था ना, रियाज खोकर को बुला लें, शमशाद खान साहब, बहुत सारे लोग बुलाएं फॉरेन पॉलिसी, उनके साथ बैठ जाएं। चूंकि सारे ही लोग वो थे जो कहते थे कि हम जी, वो खान साहब तो हमारी बात नहीं सुनते। वो जो टास्क फोर्स शुरू में बना के दी थी ना एस्टेब्लिशमेंट ने, वो बड़ी अच्छी थी। ठीक है, वो सारी बना के दे देंगे, वो गाइड करेंगे। अब खान साहब जो हैं, उनके सामने चूंकि ये एकदम से मुतालबा होगा कि आप अक्सरियत आपने खो दी, तो आप इत्तेमाद का वोट लें। और अगर आपके पास यानी ये वोट अगर इमरान खान साहब का होता ना, आज मैं मिसाल से दे दूं, आज अगर ये हफीज शेख की जगह इमरान खान होते तो आज हुकूमत, यानी आप समझे ना कि वो बिल्कुल सादा अक्सरियत वाला खेल हो गया ना। तो उसमें और इनके आपस में कौन से लोग हैं, चंद लोगों ने जानबूझ के, एक खबर ये भी चली कि इमरान खान साहब का भी वोट रिजेक्ट हो गया। पता नहीं सही है गलत है, खुदा जाने क्या है। लेकिन ये है कि अब अगला जो अटैक है पीडीएम का, वो बहुत भरपूर। 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया की हो चुकी थी। 25 साल का मायदा हो चुका था। इंडिया ने 2 अरब डॉलर लगा के चाबार से जरगाम तक रोड बना दी थी, सड़क बना दी थी, वो सारा कुछ हो गया था। लेकिन चाइना के साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया और चाइना ने $120 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स का वादा किया वहाँ ईरान के साथ। लेकिन उनके साथ ईरान का वादा जो है वो चाबार तो उन्होंने शामिल किया, चाबार। फिर पाकिस्तान के बारे में आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में इंडिया को उन्होंने दिया था। इमरान खान के जाने का कोई और मकसद नहीं था सिवाय इसके टू काउंटर इंडियन एंड जापानीज इन्फ्लुएंस ओवर देयर। और वो इसलिए, वरना क्या मकसद, आप मुझे बताएं, कोई एक मकसद इमरान खान वहां को एड दे सकता है, कुछ कर सकता है। इसका मतलब यह है कि सारे खित्ते के अंदर तब्दीली में हफीज शेख का जाना, आज आप लिख लें मेरे पास, अगर हफीज शेख को किसी ने बचाना होता, आकाओ मौला इनके जो हैं, तो हफीज शेख को पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में इतने बड़े डेट और इतने बड़े आईएमएफ प्रोग्राम और इतने बड़े आपके सारे के सारे अमेरिकन रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और फलाना था कि किसी की जरूरत नहीं थी कि हफीज शेख को एक वोट भी उसका जाया जाता। ये खुल खेलने का मौका इसलिए दिया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर ये किया जाए, और ये किसी वक्त बताएगा कि इसका मतलब चेंज हो रही है।
है ये चीज। और देखिए फीस चीज जैसे किरदार बोला नहीं करते, ना वो लोग बोला करते हैं कि जो इनको लाते हैं लेके जाते हैं, वो अपनी प्लानिंग उसके। अब चाइना के लिए नाकाबिले तस्खीर बात है कि आप खत्म कर। आप क्यों अली गिलानी साहब कल बोले हैं, उन्होंने कहा कि ये जो आप कर रहे हो इस वक्त, या जो लाइन टो कर रहे हो, आपने जो कश्मीर को एक मुकम्मल तौर पे एक आजाद मुल्क बनाने के बेसिकली रास्ता हमवार कर लिया है, एक बफर स्टेट बनाने का, ये मसला। और अली गिलानी पे कौन कौन शेर हुआ? शहरयार अफरीदी शेर हुआ। अब शहरयार अफरीदी का दस्तखत जो है ये भी किसी दिन बताएगा, वो देखना पड़ेगा। हफीज शेख साहब का मुकाबला वो जीते हैं। एक तो बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होगा कि 9 लोग कौन थे। उससे बड़ा जो चैलेंज है लास्टली, जो बात अभी उसने बिलावल ने की और मैं भी और आमिर ये कहते रहे हैं, आमिर साहब भी ये बात कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन हारते हैं ये वाला, तो फिर आपके पास आपको फिर असेंबली तोड़नी पड़ेगी कि आप अपना हाउस का फिर आप ये कहें। इमरान खान से पास 3 ऑप्शन है, असेंबली तोड़े कि फेयर एनफ जनाब कि मुझे बिल्कुल हाउस जो है उसने मेरे कहने पे उम्मीदवार नहीं किया, एक आउटसाइडर आया है वो इलेक्शन जीत गया, सो आई हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। मेरे बंदे पे अगर एतमाद नहीं है तो फिर इसका मतलब आई शुड गो होम, नया इलेक्शन करवा दे। नंबर 1। नंबर 2, वो हाउस में जाएं और दोबारा एक वहां कॉन्फिडेंस का वोट लेने की कोशिश करें कि जनाब कि मुझे दोबारा आप उसको करें, लेकिन उसमें रेजोल्यूशन पेश हो कि इमरान खान साहब के हक में कितने लोग खड़े होते हैं, हो सकते हैं 186 फिर खड़े हो जाएं जनाब कि जनाब हम दिलो जान से हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता जैसे आमिर साहब कहते हैं कि घर जाएं असेंबली टूटे। नंबर 3 जो बड़ा टेस्ट है इमरान खान साहब के लिए वो है हाई मॉरल ग्राउंड का, अखलाकियात का, जिस पे सारी उम्र वो हमें वो बताते रहे और पढ़ाते रहे। वो क्या था कि जनाब इनको इस्तीफा देना चाहिए कि जनाब कि मैं अपनी टीम अपने लोग जो हैं या अपने जो भी था उनको लीड करने में इसलिए नाकाम हो रहा हूँ कि मेरे कहने पर उन्होंने नहीं दिया और इस्लामाबाद से एक बंदा आके जीत गया, सो आई मस्ट क्विट हाउस। कोई नया ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना चाहता है, इलेक्ट करे हाउस को। अगर आपने कुछ और तरीके से चलाना मैं एटलीस्ट आई एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस डिफीट एंड आई एम गोइंग होम, या मतलब मैं छोड़ रहा हूँ इसको प्राइम मिनिस्टर को। सो ये मुझे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना इतनी मुश्किल से वजीर आजम पाकिस्तान बने हैं, इतने भोले भी नहीं है कि हमारी मेरी आमिर साहब किसी और की हाई मार के लिए हालात तो गड़बड़ है, क्योंकि अब उसूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर को जमहूरी रवैये के मुताबिक इत्तेमाद की तहरीक लेना चाहिए। उन पर पाबंदी नहीं है, आइन में भी लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट उनसे कह सकता है कि आप कौमी असम्बली में आपका उम्मीदवार हार गया तो आप इत्तेमाद का वोट लें, क्योंकि कौमी असम्बली का पूरा ऐवान जो है वो काउंट किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ये नहीं कहेंगे, आई नो वेरी वेल। तो अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है प्राइम मिनिस्टर का अपना ज़मीर क्या कहता है, वो किस तरह कहते हैं। और दूसरों के ज़मीरों की बात नहीं करूंगा मैं, इस वक्त मैं वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर बहुत करते हैं कि उसकी रिवायत क्या है। मैं कल तक कह रहा था कि हफीज शेख के पास नंबर हैं और जनरल साहब के कुछ रिजर्वेशन थे इस बारे में, कुछ और भी हो सकता है, और बिल्कुल सही साबित हुआ वो, क्योंकि 7 वोट मुस्तरद हुए और ये 7 वोट जानबूझकर मुस्तरद कराए गए। और फिर भी 160 वोट लिए हैं अपोजिशन ने, तो इसका मतलब ये है कि कोई और भी है जिसने वोट दिया गिलानी साहब को। अगर 7 मिला लें आप तो 171 बनते हैं, और कल रात को 171 उनके पास थे। हुआ वही है जो संजरानी के साथ हुआ था कि जब खड़े हुए तो सब खिलाफ थे, जब बूथ में गए तो सब हक में हो गए उनके। तो मेरा ख्याल ये है कि सूरत हाल जो है वो टेक्निकली गड़बड़ है, और टेक्निकली यूँ गड़बड़ है कि हुकूमत ने इसको बहुत लाइट लिया। आखिरी 2 दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छी इनिंग खेली, तगड़ी इनिंग खेली, अच्छे स्ट्रोक्स लगाए, स्कोर बहुत ज़्यादा था, वो पूरा नहीं कर सके इसको। इंडिया और कई ममालिक मजबूर हो गए हैं कि वो अपने बैलेट पेपर पर लिखें, तमाम उम्मीदवारों के नाम लिखें और नीचे लिखें नन ऑफ देम, हमें कोई नहीं चाहिए। इसका मतलब है कानूनी तौर पर वोट खराब करने की जवाब मौजूद है। 2 बार काउंटिंग हुई है, 2 बार काउंटिंग में 7 वोट वो मुस्तरद हुए हैं, बाकी हार गए आप। तो जाएं और चैलेंज करें और इस बात को पूरा आपको ठीक है। वोट दिया है तो हमें तो तवक्को करनी चाहिए थी कि अब भी पीटीआई वाले कहेंगे कि देखो लोगों के ज़मीर जागे हैं और लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं दिया, लोगों ने पैसे के मुताबिक वोट दिया है। सिर्फ एक फ़र्क है कि अपोजिशन के पास उस वक्त ये सलाहियत नहीं थी कि किसी के फ़ोन टैप करती, किसी की वीडियोस बनाती, लेकिन हुकूमत के पास ये सलाहियत होती है। और उस वक्त
हुकूमत के सर पे बुजुर्गों का दस्ते शफकत था, अब नहीं है। अब ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, पार्टी को बेहतर चलाना चाहिए था। बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। कौमी असम्बली में हुकूमत की जो अक्सरियत है उस पर सवाल आ गया। पार्टी के अंदर जो तवाइफुल मलूकी है पीटीआई की पार्टी के अंदर, वो खुलकर सामने आ गई और ये भी जाहिर हो गया कि इमरान खान की टीम इमरान खान के डिसिप्लिन में नहीं है। और 3 सवाल खड़े हुए हैं, मैं जल्दी से कह दूंगा। पहली बात यह है कि कप्तान को यह बताना होगा कि उन्होंने कैसी टीम बनाई। वो तो पूरी कौम को कहते थे कि मैं बेहतरीन टीम बनाऊंगा, इनकरप्टिबल लोगों को लाऊंगा। अगर उनका यह दावा ठीक है कि ये लोग बिके हैं, तो फिर ये कैसा बिकाऊ माल है जो उन्होंने पार्टी में आला तरीन फोरम में इकट्ठा कर लिया है। दूसरी पार्टी के लोग तो इस तरह नहीं बिक रहे। दूसरी बात, उन्होंने पार्टी को किस तरह चलाया, पार्टी में कैसा डिसिप्लिन कायम किया, पार्टी के लोगों को कैसा मोटिवेट किया और किस तरह और क्यों वो सब अपने साथियों को साथ चलाने में नाकाम हुए। और तीसरा सवाल ये है कि उन्होंने किस सवाल, तो उनसे पार्टी के लोग भी पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। इल्जाम भी लग रहा है कि पीटीआई पार्टी के तौर पर सीटें बेच रही है, अगरचे दूसरे लोगों पर यह इल्जाम है कि वो बिक रहे हैं, उनके अपने लोग, या दूसरी पार्टियों पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो मेंबर्स खरीद रहे हैं। तो पीटीआई पे इल्जाम आ रहा है कि वो टिकटें बेच रही है और ऐसे लोगों को टिकटें दे गई जिनके पास सिर्फ ब्रीफ केस हैं और कोई अहलियत नहीं है, जो एटीएम्स हैं और जिनके कारोबार भी ऐसे हैं कि मशकूक कारोबार हैं, जो हुकूमत में आके पॉलिसीज पर असरअंदाज होंगे। इन सवालों के जवाब भी हुकूमत को देनी होगा और मेरा ख्याल है फ्यूचर में रिफॉर्म्स का रास्ता भी निकालना होगा। फ्यूचर में पाकिस्तान में 2 लॉबीज काम करते हैं, एक है चाइनीज लॉबी, एक है पाकिस्तान लॉबी। आपको पता होगा कि सीपेक काफ़ी दिनों से 2 साल से बंद पड़ा है, क्योंकि ये जो इमरान खान जो आया था, ये बोलते हैं ना यहूदी के पैसे से, इंडियन के पैसे से आया था, तो बेसिकली इट वाज अमेरिकन लॉबी और जो ब्रिटिश लॉबी है उन्होंने ही इमरान को इस तख्ते तक पहुंचाया है। इमरान दो इज क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट, पर चाइनीज वाज पुशिंग हिम आउट बिकॉज उनकी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब आर्मी में भी अमेरिकन लॉबी है और चाइनीज लॉबी है। और जो आर्मी में जो चाइनीज लॉबी है वो पूरा कट्टर उग्रवादी जो लॉबी है वो है। तो जो यूसुफ रजा गिलानी है वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रह चुके हैं और वो आर्मी के बहुत क्लोज है और वो चाइना का भी बहुत क्लोज है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है और अमेरिका चाह रहा था कि पाकिस्तान में उनका कुछ रहे, पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर बढ़ाएगा। एक तो म्यांमार में उसने बहुत बड़ा कू कर दिया है और पाकिस्तान में अभी ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है। तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो अभी ये कुछ स्टोरी नया डेवलप करेगा, क्या होता है देखते हैं। तो बाजवा और इमरान दोनों ही शायद प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। सो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।